स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकारी नीतियों से सुनिश्चित हुआ सबका साथ सबका विकास। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की कोविड महामारी से निपटने के लिए केंद्र के प्रयासों की सराहना। विपक्ष ने दोहराई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट को लेकर लोगों की सोच में आया है बदलाव। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के उद्घाटन में बोले, वोट बैंक का बही खाता होते थे पिछली सरकारों के बजट। किसानों को बताया देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए तैयार है भारत। इंडियन ओशियन रीजन के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह। विश्व शांति और परस्पर लाभ के लिए महासागरीय देशों से एकजुट होने की अपील। और स्वास्थ्य कर्मियों को 13 फरवरी से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। देश भर में करीब 46 लाख लोगों का किया गया टीकाकरण। कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर हुई 97.13%। चौरी चौरा घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 2021-22 के आम बजट को देश के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारे किसान रहे हैं। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021-22 के आम बजट को देश के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देने वाला करार देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बही खाता और कोरी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। पूरा शताब्दी वर्ष
चौरी चौरा के शहीदों का स्मरण करते हुए ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए जी जान से लिए जन जन की भलाई के लिए जुट जाने का बनना चाहिए। तभी ये शहादत का 100 साल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अपने आप में अवसर बन जाएगा और उनकी शहादत हमारी प्रेरणा का कारण बनेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा स्मारक गए और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा जन क्रांति के सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। अंग्रेजों की गुलामी और दमन की नीति से तंग आकर किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चौरी चौरा थाने को फूंक दिया। इस घटना में अंग्रेज सरकार के 23 सिपाही मारे गए थे। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चौरी चौरा के वो शहीद इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, जिन्हें कभी भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर हो सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज ये बात कही। हरदीप सिंह पुरी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया। भूमि पूजन समारोह का आयोजन इंडिया गेट के लॉन में किया गया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद के नए भवन का भी काम पहले ही शुरू हो गया है और अब सेंट्रल विस्टा का काम भी तेजी से किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाती है। इसमें राजपथ, इससे जुड़े लॉन, कैनाल, पेड़ों की पंक्तियां, विजय चौक और 3 किलोमीटर की चौड़ाई वाला इंडिया गेट प्लाजा शामिल है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में 608 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के विकास के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बहुत देर से ये डिमांड आ रही थी नई पार्लियामेंट की और रीबिल्डिंग की, पर ये प्रधानमंत्री जी की विजन, उनकी डिटर्मिनेशन, 2014 में जब हमारी सरकार आई तो उसके 1-2 साल बाद इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन शुरू हो गई थी। एरो इंडिया शो के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन के देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। IOR में कुल 28 देश हैं। इसमें से इस सम्मेलन में 27 देशों के रक्षा मंत्री और उनके प्रतिनिधियों ने सीधे या वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की थीम एनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन रखा गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। Without easy and unrestricted access to the sea and a respect for the rule of international law, we cannot ensure stability and security in Indian Ocean region. I am happy to know a broad and common understanding among nations participating in this conclave. Hopefully, ideas which have germinated in this conclave shall blossom into sustainable actions in partnership. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट, मौसम और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी कई नीतियों और पहल की है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। Government of India has taken various policy initiatives to promote trade and tourism among Indian Ocean region countries through sea like Sagarmala project, Mausam and Asia-Africa Growth Corridor, etc. In order to synergize efforts of all IOR countries to ensure safety and security in the region, it is high time that we take our economy, trade, naval cooperation and collaboration to the higher level.
बंगलुरु में एरो इंडिया के शो के दूसरे दिन भारतीय लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण की हवाई करतब टीमों ने वहां मौजूद दर्शकों को रोमांचित किया। वहीं सारंग हेलीकॉप्टर का देश प्रेम का अंदाज सबसे शानदार रहा। एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। इस शो का मकसद लड़ाकू विमानों की क्षमता देखकर कई प्रकार की करार करना है। आपको बता दें कि इस शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 फरवरी को किया था। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई समिति की आज बैठक हुई। वर्चुअल बैठक के दौरान कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए। कमेटी ने किसान संगठनों और देश के अलग अलग हिस्से के कृषि विशेषज्ञों से राय मशविरा किया। समिति ने इसके पहले मीडिया के माध्यम से लोगों से आग्रह किया था। ये समिति लगातार कृषि बिलों पर किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है। समिति को 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। समिति की अगली बैठक शुक्रवार को होगी। छब्बीस जनवरी को लाल किले पर हुए घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को टूल किट नाम की एक सोशल मीडिया आईडी का पता चला है, जो इसके पीछे की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। पुलिस ने इस आईडी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। ये हमारे संज्ञान में आया है और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय केरल दौरे के तहत आज दूसरे दिन में कोच्चि पहुंचे, जहां पे उन्होंने राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने त्रिशूर में सामाजिक नेताओं के साथ बैठक की और त्रिशूर स्थित वडक्कनाथन मंदिर के मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया और राज्य की एलडीएफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। That when Prime Minister Modi and NDA government is doing so much for Kerala, the leaders and the political parties in Kerala has brought a bad name to Kerala. The LDF, led by Pinarayi Vijayan, and the UDF, may it be Chandy, may it be Chintala, all have brought bad name to Kerala state. It's full of corruption. और इससे पहले कोच्चि पहुंचने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कोच्चि हवाई अड्डे से एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों का भारी हुजूम दिखाई दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने केरल के 140 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रभारियों और संयोजकों की बैठक की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी का कैडर केरल में वामपंथी सरकार को बेनकाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समाज में सभी लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी समाज के सभी वर्गों तक पहुंच को और मजबूत करेगी। बुधवार को जेपी नड्डा ने तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिट की कोर समिति की बैठक कर चुनाव गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगले कुछ महीनों में ही केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 1 जून तक है। देश में प्रतिदिन टीका लगाए जा रहे लाभार्थियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश भर में अब तक करीब 46 लाख लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 45,93,427 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं।
भारत सिर्फ 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। 45,93,427 डोज हम अब तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं। आज 1:30 बजे तक देश में जो एक्टिव केसेस हैं उनका संख्या, उनका नंबर लगातार घट रहा है और वो 1,60,000 से कम हो गया है। और ये जो गिरने का ट्रेंड है एक्टिव केसेस का, वो जारी है। रिकवरी रेट देश में 97% से अधिक हो गया है और जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो अब केवल 5.42% है और लगातार घट रहा है। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को 13 फरवरी से कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अभी तक केवल कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ही स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज इस बारे में जानकारी दी। 45% हमारे जो टारगेट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको आज आपके सामने बताया गया कि उनको कवर कर लिया गया है। और कल तक मैं कह सकूंगा सबकी बिहाफ पे कि आधा काम जो है इतने बड़े समूह का 96 लाख में से आधा पक्की बात है कि कल तक पूरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, आशा वर्कर से लेके स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट सर्जन्स को सारे देश में चिन्हित करके इसको कर लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।